नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हसीना को फांसी। सोमवार का दिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए बुरा दिन साबित हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया। साथ ही 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजी को भी मौत की सजा सुनाई गई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 अलग अलग हिस्सों में सुनाया, जो 400 पेज का है। जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल में जस्टिस मोहम्मद सफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी, ये 3 जजों का ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी मौत तक जेल में रखने का भी फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है। हमने क्रूरताओं पर विवरण भी दिया है और शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने तक के आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि आवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद साल 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वहां नई सरकार का गठन हुआ। फिलहाल जानकारी के मुताबिक शेख हसीना भारत में हैं और भारत में सेफ हाउस में हैं। इस दौरान शेख हसीना को फांसी की सजा हुई है। भारत में भी इसका साफ तौर पर इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के खिलाफ जो बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटीबीडी ने ट्रायल किया, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ 5 चार्जशीट फाइल की। 3 मेंबर्स की ट्रिब्यूनल और भी आगे की जजमेंट अनाउंस करेगी। प्रोसिक्यूशन इसमें डेथ पेनाल्टी की मांग कर रहा है। उनके अनुसार शेख हसीना ने वहां जो भी घटनाक्रम पिछले समय हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, बल्कि ये टोटल जो चार्जशीट फाइल हुई झूठ का पुलंदा है, गलत है। शेख हसीना और उनके परिवार ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विदेशी संबंधों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन कुछ वहां के ऐसे संगठन थे जो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना जी के संबंध भारत जैसे दुनिया के बड़े देश से संबंध रहे, पड़ोसी देश से संबंध रहे, इसलिए इन्होंने ऐसी संरचना की। तो शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। वहां 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया और एक फैसले में उनको यहां तक कि जब तक वो जीवित रहती हैं तब तक उनको जेल में रखा जाए, यह फैसला सुनाया गया है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या आरोप लगे हैं। आरोप नंबर 1, प्रदर्शन को कुचलने की मास्टरमाइंड, प्रदर्शनकारियों को मरवाया। ये 5 मुख्य आरोप हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आरोप नंबर 1 प्रदर्शन को कुचलने का मास्टरमाइंड उनको माना गया है। दूसरा आरोप नंबर 2, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सिविलियन पर फायरिंग कराई, यह भी आरोप शेख हसीना पर लगा है। तीसरा अहम आरोप जो है वो छात्र कार्यकर्ता की हत्या करवाई। और चौथा आरोप नंबर 4, हिंसा भड़काने के लिए उन्होंने बयान दिया, यह भी आरोप लगे हैं। और आरोप नंबर 5, मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध किया है। तो ये 5 प्रमुख आरोप जो है वो आईसीटीबीडी में लगाए गए हैं। इस दौरान जज ने क्या कहा है यह हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकों को मारने के आदेश दिए। अदालत ने ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई फोन बातचीत में हसीना ने हिंसक कार्रवाई के निर्देश दिए और छात्रों को अपमानित किया, जिससे विरोध प्रदर्शन और भड़क गए। हसीना के बयान अपमानजनक थे और हिंसा को
हिंसा को भड़काने वाले थे। उन्होंने जानबूझकर अपने आदेशों के माध्यम से लोगों की जान लेने की योजना बनाई। कोर्ट के पास हसीना और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, जो उनके आदेशों की पुष्टि करते हैं। तो शेख हसीना का हम इतिहास भी हम आपको दिखा देते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के तुंगीपारा में उनका जन्म हुआ। शेख हसीना ने 1968 में एमए वाजेद मियां से शादी की। 1975 में पिता की हत्या के बाद भारत में उनको शरण मिली। अपने देश लौटकर सैन्य शासन का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। 1981 में बांग्लादेश लौट आई और आवामी लीग की नेता बन गई। इस दौरान शेख हसीना बांग्लादेश में 4 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहीं। 1986 से 1990 और 91 से 95 तक विपक्ष की नेता के तौर पर रहीं। पहली बार 1996 में वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 2009 में वो दोबारा और 2014 से 2018 में भी वो प्रधानमंत्री चुनी गई। देश की 100 शक्तिशाली महिला की लिस्ट में भी वो शामिल रहीं। 2024 में एक उग्र जन आंदोलन के बाद उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा। तो 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के तुंगपारा में शेख हसीना का जन्म हुआ। शेख हसीना ने 1968 में एमए वाजिद मियां से विवाह किया। 1975 में पिता की हत्या के बाद उन्होंने भारत में शरण ली। अपने देश लौटकर सैन्य शासन का उन्होंने विरोध शुरू किया। 1981 में बांग्लादेश लौटी शेख हसीना और आवामी लीग की प्रमुख नेता बन गई। शेख हसीना इस दौरान आईसीटीबीडी के सीजीआई ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अदालत ने ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई फोन बातचीत में हसीना ने हिंसक कार्रवाई के निर्देश दिए, इसका हवाला दिया। छात्रों को अपमानित किया गया, जिससे विरोध प्रदर्शन और भड़क गया। हसीना के बयान अपमानजनक थे और हिंसा को भड़काने वाले थे। उन्होंने जानबूझकर अपने आदेशों के माध्यम से लोगों की जान लेने की योजना बनाई। कोर्ट के पास हसीना और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, जो उनके साक्ष्य के तौर पर है। शेख हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों और अन्य नागरिकों को मारने के लिए आदेश दिए थे। ये आरोप सीजीआई के द्वारा आदेश में लगाए गए। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर बीके सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अमिताभ कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी, देश के जाने माने अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एपी सिंह जी, बहुत स्वागत करते हुए चर्चा में। वैसे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक कई ऐसे देशों का इतिहास गवाह है कि वहां के शासकों को फांसी की सजा दी गई, उनकी सरकारों ने मौत की सजा दी गई। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना को विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता था, उन्होंने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान दिया। भारत से अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश की एक टाइम पर दर्ज की जा रही थी, और उसके बाद एक घटनाक्रम होता है और उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है। आज बांग्लादेश की अदालत ने उनको फांसी की सजा दी है। कैसे आप इसको देखते हैं एपी सिंह जी? देखिए, ये सजा पूरी तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। जो बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटीबीडी ने सजा दी है जी। प्रोसिक्यूशन ने 5 चार्जशीट फाइल की थी शेख हसीना जी के खिलाफ, और लगातार प्रोसिक्यूशन मांग कर रहा था कि फांसी की सजा दी जाए। वो महिला जो विश्व की 100 ताकतवर महिलाओं में, विश्व की, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा जी, मैं भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, विश्व की 100 ताकतवर लोगों की श्रेणी में रही हो। सोचे, छोटा सा बांग्लादेश जो भारत से अभी जुम्मा 4 दिन पहले अलग हुआ, उनको विकास दिया, अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को
आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बांग्लादेश में रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, युवाओं की बात, विदेश नीति की बात, बांग्लादेश को किस तरह से पर्यटन स्थल बनाया जाए, बांग्लादेश की किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, बांग्लादेश के किस तरह वैश्विक संबंध दुनिया में बने, इस बात को लेकर किया। लेकिन कुछ ऐसे देश जिनमें मुझे कहते हुए झिझक नहीं है, अमेरिका जैसे देश जो भारत पर डायरेक्ट नहीं आते हैं, आस्तीन के साथ बन के आते हैं, उन्होंने चाहे श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो, भारत के खिलाफ प्रयोग करने का भरसक प्रयास किया। और ये घटना भी उसी बात की प्रेरक है कि कुछ लोग ऐसे निकले और उन्हें 15 साल के उनके शासन कार्य को, उनके विकास के रास्ते को उस विनाश की तरफ ले जाने का प्रयास किया। और सोचिए, अगर हम कानूनी बात करें, 5 चार्जशीट फाइल की गई, क्या शेख हसीना जी को कॉपी सप्लाई की गई? क्या कोई उनके एडवोकेट थे? क्या कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रतिनिधि था? क्या बांग्लादेश सरकार ने नेचुरल जस्टिस के आधार पर, एसएसयू जस्टिस के आधार पर मुजीबुर रहमान के उस समय पाता, ये कार्य हो पाता, जो विशेषताएं आ पाती, लेकिन कुछ नहीं ऐसा किया। ना उन्हें प्रोसिक्यूशन को काउंटर देने का मौका मिला, ना रिजॉइंडर देने का मौका मिला, ना डिफेंस को रखने का मौका मिला, ना किसी तरह का स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ना आर्गुमेंट, ना वकील, ना पैरवी करता। अपने आप केवल उन लोगों को अस्थिर करने के लिए सजा दिखाई गई इंटरनेशनल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने कि जो लोग हसीना को मानते हैं, जो लोग शेख हसीना विश्वास करते हैं, ऐसे बांग्लादेश में करोड़ों उनका साथ दिया जी। भारत बिल्कुल इस बात को मानता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश में वो लोग हिंदू जिन्होंने बंटवारे के समय भारत आना स्वीकार नहीं किया, बांग्लादेश में रहना स्वीकार किया। उन लोगों की बहनों, उनकी बेटियों को बलात्कार किया गया, यौन शोषण किया गया, हत्याएं की गई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है 14,000 हत्याएं हुई। सोचिए आप, क्यों नहीं उस समय यूने बोला, क्यों नहीं WHO की बात की गई, क्यों नहीं मानव अधिकारों की बात की गई, क्यों नहीं इस तरह की बात की गई कि वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। महिलाओं के लिए काम करने वाले लोग क्यों चुप हो गए, क्यों मौन हो गए जब बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है? क्यों चुप हो गए जब प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडरगारमेंट्स को निकालकर लहराया जा रहा था, उनके बेड पर इस तरह के बहिष्याने फोटो डाले गए? कहां लोग बैठे थे जो महिलाओं की बात करते हैं, जो उनके सम्मान की बात करते हैं? शेख हसीना भी एक महिला है। उस समय पूरी दुनिया के इस्लामिक देश, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पर, पूरी दुनिया में सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, सब देश थे, मौन थे, चुप थे, मूक दर्शक थे। भारत ऐसा एक देश था जब बांग्लादेश के ढाका से उनका शेख हसीना जी का जहाज उड़ा तो वो पाकिस्तान नहीं उतरा, अफगानिस्तान नहीं उतरा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा नहीं उतरा, वो भारत की धरती पर उतरा और भारत ने उसको सम्मान के साथ स्वीकार किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, हम केवल बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारा केवल वाक्य नहीं है, हमारे जीवन में अपनाते हैं और उसको हमने करके दिखाया है। पूरी दुनिया ने देखा है और ये लड़ाई भी भारत लड़ेगी, भारत सरकार लड़ेगा और उसको पूरी तरह से जीत दिलाएगी और उनका जीवन बचेगा। जीवन जिसे देने का अधिकार है उसी को लेने का अधिकार है। फांसी की सजा सरकारी हत्या है, नहीं होगी। और पाकिस्तान में भी ऐसे कई बार हुआ है। पाकिस्तान में भी वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को जब वो विदेशों में बैठे थे फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन समय बदला, उनकी याचिकाएं लगी और उनको फांसी की सजा हटी और वो राजनीति में आए और फिर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का काम किया। निश्चित रूप से अब एपी सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही आपकी। अभी अब हम बयान अपने दर्शकों को सुना रहे थे, उस दौरान आपने कहा था कि बांग्लादेश के भारत से बहुत अच्छे रिश्ते थे और शेख मुजीबुर रहमान की मौत के बाद 1975 में भी भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी। यहीं से उन्होंने फिर से राजनीति अपनी शुरू की और जब
फिर से एक बार संकट आया तो भारत ने ही उनको शरण दी और शेख हसीना ने भारत पर ही भरोसा किया। आसपास के तमाम मुस्लिम देश थे लेकिन उन्होंने भारत पर ही भरोसा किया। भारत पर अब इस फैसले के बाद, चूंकि यह बताया जाता है कि शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, इस फैसले के बाद भारत पर इसका क्या असर आप देखते हैं? और इससे महत्वपूर्ण बात जो है कि बांग्लादेश में जो जब प्रदर्शन हो रहे थे, उस प्रदर्शन में 1400 लगभग, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, अनुमान के मुताबिक 1400 लोगों की मौत का उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया। शेख हसीना कह रही हैं कि बिल्कुल ये निराधार है। उन्होंने सिरे से खंडन किया, उन्होंने कहा यह राजनीतिक वश हुआ है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत इतना सहृदय है, ये फांसी की सजा आज दी गई जी, हमारी नई दिल्ली संसद भवन के पास, जो किसी भी देश का महत्वपूर्ण शेख मुजीबुर रहमान रोड मार्ग हमें बताता है कि हम पड़ोसी रिश्तों को केवल बोलते नहीं, निभाना भी जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, हमने करके दिखाया। आज भी हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का एक पत्रकारिता का एक चौथा स्तंभ है, शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर के साथ रखने का काम किया, हमने उसको सम्मान देने का काम किया है। और इसीलिए शेख हसीना का जो देखा आपने, 15 साल का रहा इतिहास, देश की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक उग्र आंदोलन हुआ 2024 में, और वो उग्र आंदोलन हुआ नहीं, उनके कार्य के लिए नहीं है, वो विरोधी शक्तियों द्वारा कराया गया और उसमें भारत को भी अस्थिर करने के लिए लोगों का प्लान था। इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए भारत सरकार को पूरी तरह से भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध थे, हैं, रहेंगे। लेकिन उनकी जब 1975 में पिता की हत्या हुई, तब भी उन्हें भारत आना पड़ा और भारत ने उनको शरण दी और उसके बाद लगातार 15 साल तक कार्यकाल किया। तो हत्या कर दी गई। सोचिए आप, वो मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश के संस्थापक जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने का काम किया, उबारने का काम किया, व्यापार को बढ़ाने का काम किया, उसमें भी उस समय लोग उन्होंने हत्या की। लेकिन उसके बाद भी उनका लगातार शासनकाल रहा है। ये समय है, बुरा वक्त आता है जीवन में, सभी के साथ आता है, लेकिन समय धीरे धीरे बदलेगा और भारत इस बात का दुनिया में गवाह बनेगा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कैसे निभाना जानता है, कैसे मानना जानता है, कैसे सम्मान देना जानता है, और जो बुरे वक्त में किसी का साथ दे वही साथ माना जाता है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। उल्टी धाराओं में नाव को निकाल ले जाना, बाढ़ में नाव को निकाल ले जाना और अपनी सवारियों को ऊपर ले जाना, बचा देना, ये बात है। आपने देखा उन मूर्तियों को तोड़ा गया जिसने बांग्लादेश को बनाया, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, उनके सिर पर बैठकर लोगों ने जूतों की माला पहनाई, उन मूर्तियों को तोड़ा गया। ऐसी घटनाक्रम हुई। महिलाओं के साथ कितना अपमान हुआ, कितना अनाचार हुआ, आज भी वो जारी है, आज भी वो जारी है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस समय भी चुप रहे, आज भी चुप रहे। लेकिन भारत इसमें अपनी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एपी सिंह सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हसीना को फांसी, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ फिलहाल नहीं है। हमने लंबे टाइम तक उनसे बात की और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की बांग्लादेश और भारत के संबंधों को लेकर। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। अमिताभ जी, बांग्लादेश, पिछले साल बांग्लादेश के हालात देखे, उसके बाद से बांग्लादेश की क्या स्थिति है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में किस स्थिति में बांग्लादेश लगातार बना हुआ है, भारत के लिए लगातार मुश्किलें खड़ा कर रहा है। शेख हसीना को वहां की कोर्ट ने आज फांसी की सजा दी है।
इसका असर आप भारत पे कैसे देखते हैं? और बांग्लादेश में एक बड़ी संख्या है, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने वहां शासन किया है शेख हसीना ने, और उनके फॉलोअर, उनके प्रशंसक, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं। इस फैसले के बाद वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की स्थिति को कैसे आप देखते हैं सर? मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो है अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं जी। बांग्लादेश की हालत अपने आप बहुत खराब है। आपने देखा कि पिछले 1-1.5 सालों के अंदर जो हालात वहां के हो गए हैं, जिस तरीके से वहां उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और जनता बहुत परेशान है, और जो जिहादी और उग्रवादी किस्म के लोग हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था को भंग करके एकदम हर एक चीज पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां के हालात बहुत खराब है। और भारत जो है वो बहुत स्थिरता से चीजों को देख समझ बूझ रहा है, क्योंकि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि जो उसका पड़ोसी देश बांग्लादेश है या नेपाल है या इवन पाकिस्तान है, हमेशा चाहता है कि ये शांत रहे। कम से कम उनके वहां शांति रहने से भारत को भी आराम रहता है, भारत को भी शांति रहती है। और बांग्लादेश तो पूरी तरीके से निर्भर देश है भारत पे। वहां पे जब इस तरीके की कोशिश हो रही है, और हम सब जानते हैं कि वहां पे भी जो जिहादी शक्तियां हैं किस तरीके से पाकिस्तान, चीन और यहाँ तक कि अमेरिका का भी हाथ रहा है बांग्लादेश को त्रस्त करने में, तबाह करने में जी। तो भारत को बहुत स्थिर होकर के और सारी चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि और ज्यादा स्थितियां खराब ना हो। भारत की इच्छा तो यही है, और वो चाह करके भी अब हसीना को तो भारत नहीं सौंप सकता, वो चाहे कुछ करें। वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश है भारत पे, लेकिन अल्टीमेटली अंततः ये जो कुछ भी होगा वो बांग्लादेश के अंदर होगा, और बांग्लादेश की हालत मुझे लगता है बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि अब जो है शेख हसीना जो है, इनके जो फॉलोअर्स हैं वहां पे वो भी बड़ी संख्या में है। बिल्कुल वो जो है, अब हो सकता है कि वो भी उग्र हो और सड़क पर उतर करके वो जवाब देना शुरू करेंगे, तो एक गृह युद्ध की स्थिति जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है बांग्लादेश पर हर तरीके से, जिसका परिणाम मोहम्मद यूनुस झेलेंगे वहां पे। और निश्चित रूप से अमिताभ सर, जिस तरीके से ये फैसला दिया गया, ना अब हसीना के पक्ष को वकील दिया गया, ना तमाम जो नियम कायदे हैं उनका पालन किया गया, बस एक तरफा फैसला हुआ और सजा दे दी गई। इसका कहीं ना कहीं इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि तमाम जो मानक होते हैं वो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। हालांकि इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, जुल्फिकार भुट्टो को पाकिस्तान में इस तरीके से फांसी दी गई थी, मोहम्मद नजीबुल्लाह को तालिबान में इस तरीके की फांसी गई थी। तो इतिहास ये पहली बार ऐसा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की वो महिला जिसको विकास पुरुष कहा जाता था, भारत से अच्छी जीडीपी जिनके शासनकाल में थी, उस महिला, और जिसके पिता जिस पार्टी के संस्थापक, देश के खुद संस्थापक थे, उनके साथ इस तरीके का सुलूक। देखिए, बांग्लादेश में अब कानून का शासन नहीं रह गया है, ना ही कोई लोकतंत्र रह गया है जी। अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं उनका शिकार होके वो देश जो है बर्बादी के कगार पे है। हम सभी जानते हैं कि जो खास करके जो पश्चिमी देश हैं उन लोगों ने एक किस्म का जो आर्थिक उपनिवेशवाद चला रखा है, और उसको कायम रखने के लिए जिस तरीके से वो देशों के सरकारों पे अपना कब्जा रखना चाहते हैं, और जो सरकारें उनकी बात नहीं मानती है उसको तबाह करने के षड्यंत्रों में लग जाते हैं। उन षड्यंत्रों का शिकार हुआ है बांग्लादेश। अब वहां कानून का शासन नहीं है और जिहादी शक्तियां वहां पे हावी है। बहुत अफसोस हमें इस बात का है कि बांग्लादेश दरअसल एक संस्कृति था। बांग्ला संस्कृति जो है उसकी रक्षा के लिए बांग्लादेश ने खुद को स्वतंत्र किया था। वहां जितने आंदोलन हुए थे, क्योंकि इस्लाम तो बाकी सारी संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने की तरफ काम करता है ना, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी जो बंग संस्कृति है हमको उसे कायम रखना है, अपनी भाषा को कायम रखना है, अपनी सभ्यता को कायम रखना है। और इस लिहाज से वो खुद को, जो तत्कालीन पाकिस्तान था, उससे खुद को अलग महसूस करते थे, जिसकी वजह से वहां पे इतना मतलब विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उसको आप कह सकते हैं। भारत ने सहयोग किया और उसको एक अलग देश बनाने में मदद की। लेकिन अंततः आज ये स्थितियां हो गई कि एक पूरी संस्कृति, सभ्यता जो है आज ध्वस्त होने के कगार पे है, जो सारी दुनिया के लिए ये बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि कोई भी सभ्यता और संस्कृति जो है उसका हजारों साल लगता है निर्माण होने में। आज बांग्लादेश ऐसे
कुटिल षड्यंत्रों का शिकार होकर खत्म होने की कगार पे है। ऐसे बहुत सारे देश दुनिया में हैं, सीरिया वगैरह को आप देख सकते हैं, सूडान को देख सकते हैं, जो लगातार अंतर्विरोधों, हिंसा और तबाही के चक्र में पड़े हुए हैं। हमें लग रहा है कि बांग्लादेश भी उस दिशा में जा रहा है। चूंकि भारत जो है पड़ोसी देशों के आंतरिक मसलों पे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, इस लिहाज से मुझे लगता है कि भारत अभी भी शांत से होकर के देखता रहेगा और कोशिश करेगा कि वहां के अंदर से ही हल कुछ निकले, बांग्लादेशी खुद कोई स्वस्थ हल निकाले, आपस में मिल बैठ करके बात करके, क्योंकि देश को शांति से चलाना ही सबसे जरूरी कार्य है। अन्यथा जिस तरीके के जिहादी तत्व वहां हावी हैं, बर्बादी जो है वो हमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है। भारत को इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि उसका पश्चिमी बॉर्डर जिस तरीके से अशांत है, वैसा ही अब एक पूर्वी बॉर्डर भी अशांत हो जाएगा, जिससे हमारे ऊपर बहुत असर पड़ेगा और हमें सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। डिफेंस का बोझ हमारे ऊपर और बढ़ने जा रहा है। भारत की वास्तविक चिंता ये होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया अमिताभ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हसीना को फांसी की सजा दी गई। हालांकि शेख हसीना बताया जा रहा है कि वो भारत में है और सेफ हाउस में है। अब वो इस मुकदमे की पैरवी के लिए तो नहीं जाने वाली हैं। उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा राजनीतिवश ये आरोप लगाए गए हैं और उनको ये सजा का फरमान दिया गया। लेकिन बांग्लादेश जिस ओर जा रहा है, निश्चित रूप से बांग्लादेश के लिए तो ये खतरनाक है ही है, लेकिन भारत के लिए भी ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत का एक दूसरा बॉर्डर जहां पर इस तरह की गतिविधियां, बांग्लादेश जैसा अशांत देश कहीं ना कहीं पड़ोसी होने के नाते हमारे लिए भी चिंताजनक स्थितियां हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का